नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। रात के 9 बज गए हैं और ये वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस बार बीजेपी की नजर मायावती की उन सीटों पर है जहां पर 2019 में गठबंधन के सहारे जीत मिली थी, यानी बीएसपी की सीटों पर कमल खिलाने के लिए अब मैदान में जेपी नड्डा और अमित शाह उतरने वाले हैं, जिससे सभी 80 की 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य को आसान किया जा सके। ये लक्ष्य बीजेपी का रहेगा। दरअसल बीएसपी की 10 सीटों पर बीजेपी की नजरें हैं। साथ ही 24 के रण में मायावती को कमजोर करने की प्लानिंग भी बीजेपी कर रही है। यानी जहां 2019 में बीएसपी की जीत हुई थी, वहां बीजेपी अभियान चलाने वाली है, क्योंकि बीएसपी के मजबूत किले पर कब्जे की तैयारी है, जिसकी शुरुआत श्रावस्ती और बिजनौर से होने वाली है। और जेपी नड्डा के साथ ही अमित शाह इन दोनों सीटों पर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस पर आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही साथ समझाएंगे कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी की इस बार ये कोशिश है कि ऐसी सीटें जो कि बीएसपी के खाते में चली गई थी, उन सीटों पर हर हाल में कमल खिलाया जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वहां पर जो बीएसपी का कोर वोटर है उसको किसी भी तरीके से पार्टी की तरफ आकर्षित किया जा सके और वहां पर कमल खिलाया जा सके। तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो 15 सीटों पर जीत मिली थी बीएसपी और समाजवादी पार्टी को। और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन 10 सीटों पर 2019 में जीत दर्ज की थी, उन सीटों पर इस बार कमल खिलाया जा सके, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में एक भी लोकसभा सीट नहीं गई थी। लेकिन 2019 में जब यह गठबंधन होता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है। इस बार उस नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है और इसी के तहत अब जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी इन सीटों पर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो बीजेपी लगातार तैयारी में जुट गई है। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है और जनसंपर्क अभियान के जरिए भी बीजेपी के बड़े नेता नजर आ रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो भी अलग अलग जगहों पर टिफिन पर चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता के सामने एक बार फिर से अपनी उपलब्धियों को रखा जा रहा है और इसके साथ ही हारी हुई सीटों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। चुनावी शंखनाद कर रही है हर जगह पर पार्टी। और यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बीएसपी की सीटों पर बीजेपी की नजर है क्यों। दरअसल मायावती 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बना चुकी है, लेकिन तीनों बार बीजेपी की वजह से मायावती की सरकार गिर गई। फिर 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और 2019 में 10 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली थी। तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी उस वक्त। और इसी चुनाव के बाद मायावती कई मुद्दों पर सरकार के समर्थन में दिखी है। तभी तो समाजवादी पार्टी ने कई बार बीएसपी को दरअसल बीजेपी की बी टीम भी कह दिया। लेकिन इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। और इसलिए मायावती की 10 सीटों पर अब बीजेपी की नजर है, जिसे जीतना पहले के मुकाबले बीजेपी के लिए इस बार आसान लग रहा है, क्योंकि 2019 में एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। इस बार तस्वीर ऐसी नहीं होगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की झड़ी भी लग गई है। आज प्रतापगढ़ और देवरिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को भी यहां पर गिनवाया गया। हालांकि इन सब के इतर आपको ये भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कितनी लागत से किन किन इलाकों में सड़कों का जाल बिछ रहा है। 1290 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ सुल्तानपुर 4 लेन का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 333 करोड़ की लागत से चिलबिला लोहिया नगर 2 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। 325 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ शहर में 4 लेन सीसी रोड का निर्माण हुआ है और 225 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ के NH 31 से NH 330 तक बाईपास का भी निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 27 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ में स्ट्रीट लाइट और शेल्टर का निर्माण किया गया, यानी हर तरफ सड़कों के जाल के साथ साथ सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जा रही हैं। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इन विकास योजनाओं का 24 पर क्या असर पड़ने वाला है।
देश भर में सड़कों का जाल बिछाने की ख्याति बटोर चुके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में अब सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में नितिन गडकरी ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कनेक्टिविटी अब और बेहतर हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है, भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश नित दिन नए आयाम छू रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों का जनता के नाम तोहफा है। ये तोहफा इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि सियासी बुद्धिजीवी इसे सियासी सौगात मान रहे हैं, क्योंकि 24 चुनाव के लिहाज से ये कदम अहम माना जा रहा है। प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 8 कॉरिडोर बना रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में 25,000 करोड़ का 520 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर, बंगाल में 19 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसका डीपीआर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए सीएम खुद मोर्चे पर हैं और प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ के तोहफे से यात्रा और आसान होने वाली है। सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा, जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क निर्माण, 5 राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी की सुविधा, प्रतापगढ़ से अयोध्या की यात्रा आसान होगी। कार्यक्रम भले ही विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का हो, लेकिन मंच से मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 54 लाख गरीबों को आवास मिला, वैश्विक मंच पर भारत को पहचान मिली है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, 9 साल में नए भारत का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो दूसरी तरफ घर घर दस्तक देकर केंद्र और राज्य सरकारों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का संदेश भी दिया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाया जा सके, मिशन 80 के लक्ष्य को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक धर्मांतरण पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। गेम जिहाद का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो गया है। तो उत्तरकाशी की पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। पुरोला में हिंदू लड़की को भगाने पर सड़क पर लोग उतर आए और प्रदर्शन किया। और साथ ही उत्तरकाशी की बात करें, यहां पर लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति होने लगी है, क्योंकि ओवैसी ने इस महापंचायत का विरोध किया है। तो दूसरी तरफ बरेली में लव जिहाद और गैंगरेप पर राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में सवाल है कि जिहादी जहर पर सियासत क्यों? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरा सजग है, संवेदनशील है और जहां जहां ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लव जिहाद यानी धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाना और फिर जबरन उनका धर्मांतरण कराना, यानी कलावा दिखाकर हो रहे छलावे पर अब संग्राम छिड़ा है कि अपना इस्लामी नाम न छुपाएं, अपनी पहचान न छुपाएं। इस्लाम ने हर अपने अनुयायी को
एक दायरे में रहने के लिए कहा है तो उसी दायरे में रहें, अपने हाथ में कलावा न बांधें, गले में रुगदाश न पहने, इससे उनकी इस्लामी शनाख्त गुम हो जाती है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग मुस्लिमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए तो बात इलाका छोड़ने तक आ गई। यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा जी, कोई डराया धमकाया किसी ने नहीं। अभी जब से आए हुए हैं, जब से किसी ने कोई डराया धमकाया। किससे प्रोटेक्शन बहुत है हमारे पास। इससे पहले भी 45 साल रहे, आपको भी आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं? कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई। पुरोला में 2 युवकों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदार आक्रोशित हो गए और फिर लोगों ने एक मार्च निकाला और प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय विषय व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है। यानी देवभूमि से उत्तर प्रदेश तक उन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर है जो कभी गेम के नाम पर तो कभी इश्क के नाम पर धर्मांतरण वाले काम पर हैं। लेकिन सियासतदानों को इसमें भी मौका मिल गया है। बेटियां सबके घरों में होती हैं और कोई भी परिवार का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि बेटियों को गुमराह किया जाए, कलावा बांधा जाए, तिलक लगाया जाए, नाम बदला जाए, उनको गुमराह करके जो है उनसे शादी की जाए और बाद में उनसे निकाह करने के लिए मजबूर किया जाए। ये कोई भी नहीं चाहेगा। जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे, केवल एक राजनीतिक बातें कर रहे हैं। खैर, जिहादियों का जितना भी पैतरा है वो एक एक कर फेल हो रहा है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को अब सजग और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिहाद का वायरस पूरी तरह से हवा में घुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक अच्छी खबर की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया है। इसके लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है और इसी तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो 22 जनवरी 2024 की तारीख ही बताई जा रही है। इस दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। तो दूसरी तरफ चुनावी साल में राम मंदिर उद्घाटन कई मायनों में खास है, क्योंकि जिस मुद्दे को बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में उठाया था वो 2024 में पूरा हो रहा है। यानी राम मंदिर पर इस बार भी बीजेपी ने जो कहा वो किया वाले संदेश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली। गोरखपुर में भारत का पहला IRS टेक्नोलॉजी से बनने वाला क्रूज अब लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी रामगढ़ ताल के पानी पर अटखेलियां खेलते हुए नजर आएगा। लोगों को मनोरंजन और स्वाद का खजाना भी देने वाला है। देसी तकनीक से पहली बार पूर्वांचल के इंजीनियर्स और कामगारों ने इस क्रूज को तैयार किया, जिसे अब फाइनल टच दिया जा रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी की पहल पर गोरखपुर वासियों को जल्द ही जल महल मिलने वाला है। वोकल फॉर लोकल, यूपी का स्वदेशी क्रूज। पर्यटन पर बड़ी पहल, गोरखपुर का जल महल। गोरखपुर में भारत का पहला IRS टेक्नोलॉजी से बनने वाला क्रूज अब लगभग बनकर तैयार है। इसके साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी रामगढ़ ताल के पानी पर अटखेलियां करते हुए लोगों का मनोरंजन और स्वाद का खजाना देने जा रहा है। देशी तकनीक से पहली बार पूर्वांचल के ही इंजीनियरों और कामगारों की बनाए क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के जरिए न सिर्फ रामगढ़ ताल का इलाका पर्यटन का गढ़ बनने जा रहा है, बल्कि यहाँ विकास की नई कहानी भी लिखी जा रही है। क्रूज का आनंद लेने के लिए अभी तक आपको मुंबई, गोवा, कोलकाता जैसे महानगरों की तरफ रुख करना होता था और वहाँ जाके आप क्रूज पे सफर के साथ साथ रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी आप उसी क्रूज का आनंद ले सकेंगे। 80% क्रूज ये बनके लगभग तैयार हो गया है। कुछ इंटीरियर के काम बाकी हैं। जैसे ही मानसून आएगा वो इंटीरियर के काम भी पूरा कर लिए जाएंगे और उसके बाद ये क्रूज गोरखपुर के इस रामगढ़ ताल में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि इस रामगढ़ ताल में एक अत्याधुनिक 5 स्टार
होटल जैसा क्रूज दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ राजकुमार राय जी भी हैं जो इसके ओनर भी हैं। सबसे पहले सर कि इसमें क्या क्या खासियत है? नमस्कार सर, यह 150 पैसेंजर का बैठने की कैपेसिटी का जहाज़ है। इसमें रेस्टोरेंट है और लाइव सिंगिंग कार्यक्रम भी चलेंगे इसमें, और बच्चों की भी खेलने की व्यवस्था है, मनोरंजन की तमाम व्यवस्थाएं हैं इसमें। एक छोटा पार्टी या बर्थडे, रिंग सेरेमनी, इंगेजमेंट, इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं 150 आदमी के, वो हम लोग इसको इसमें लॉन्च कर सकते हैं सर। इसमें खाने की व्यवस्था भी है, रेस्टोरेंट भी है। मुंबई और गोवा की तर्ज पर अब गोरखपुर के लोग भी रामगढ़ ताल में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर डिनर और म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण 1 से 2 महीनों में ये सौगात गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लोगों को देने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी में बना पहला स्वदेशी तकनीकी का क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार होने जा रहा है। मानसून आता है और उसी समय वो पानी का लेवल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही वो क्रूज जो है ताल में उतरेगा और गोरखपुर के लिए वो सौगात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की जाएगी। गोरखपुर शहर की पहचान बन चुके रामगढ़ ताल में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुंबई और गोवा की तर्ज पर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलाने का फैसला लिया है। गोरखपुर की जल महल की खासियत 40 मीटर ऊंचाई का 3 फ्लोर क्रूज, 350 लोगों के बैठने की क्षमता, रेस्टोरेंट बेडरूम के साथ लिविंग एरिया। ये क्रूज IRS टेक्नोलॉजी के तहत भारत का पहला क्रूज होगा। ज्यादातर क्रूज नदी या समुद्र में चलाए जाते हैं, लेकिन किसी ताल में पहली बार क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है। 80% ये क्रूज बनके तैयार है। बस आने वाले कुछ ही महीनों में, 1 से 2 महीनों में ही ये क्रूज रामगढ़ ताल में उतर जाएगा और उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में एक नई कहानी न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के लिए लिखेगा। अखिलेश वाणी के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों भक्तों के लिए अंतरमयी बाबा बने हुए हैं, लेकिन एक भक्त ने उन्हें प्राणनाथ मान लिया है। बाबा से भेंट करने के लिए गंगोत्री से पदयात्रा पर निकल पड़ी है। और जब उसे पता चला कि बाबा एकांतवास पर जाने वाले हैं तो उसने पुकार लगाई। आपको भी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम के लिए निकली शिवरंजनी तिवारी ने एक बार फिर अपने मन का भाव व्यक्त किया है और इस बार तो खुलकर दिल की बात बताई है। लाखों भक्तों के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर उन्होंने संबोधित किया है। बाबा के 15 तारीख के एकांतवास में जाने की खबर से शिवरंजनी बेचैन है और प्रार्थना कर रही है कि बाबा उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस समय सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता है। बाबा से भेंट करने के लिए MBBS छात्रा शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा कर रही हैं। ये पदयात्रा चित्रकूट से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई है और पन्ना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा 15 तारीख को खत्म होगी। शिवरंजनी ने 16 जून को बाबा से मुलाकात का दावा किया, लेकिन बाबा के एकांतवास में जाने की बात कही जा रही है। लेकिन शिवरंजनी को भरोसा है कि बाबा उन्हें दर्शन देंगे। उन्हें भरोसा है कि हृदय की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
शिवरंजनी बाबा को प्राणनाथ बता रही हैं और कह रही है कि बालाजी सरकार उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हालांकि मुराद क्या है वो खुलकर नहीं बता रही, लेकिन इसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना को लेकर जोड़ा जा रहा है और शिवरंजनी भी इसका खंडन नहीं कर रही हैं। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक हुई। सम्मेलन की शुरुआत से पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश से संबोधित किया। दुनिया के 20 सशक्त देशों के समूह की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र का जी भरकर बखान किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी मेहमानों से अपील की कि अपना सारा समय बैठक कमरों में ना बिताएं, उन्हें घूमने और काशी को एहसास करने की सलाह भी दी। भारत ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी 7 साल की कार्य योजना तैयार की है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की विकास मंत्री स्तरीय बैठक से विकास से जुड़े इन मुद्दों पर एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। और आज जो हम निर्णय करेंगे उसमें समावेशी, टिकाऊ और लचीले भविष्य के लिए योगदान देने की क्षमता होगी। हमने जो है ये 125 देश की ओर से उनके मुद्दे जो हैं हमने सामने रखा और मुझे लगा कि आज जो है G20 के देश सुनने के लिए तैयार हैं। उनको भी ये नहीं है कि ये ना समझते हैं या ना समझना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि भाई हाँ कुछ है इस बात पे। और अगर भारत जैसा देश और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर वो अपनी आवाज़ उठाएं, अगर वो खुद माने पर्सनली इस बात को सामने रखें, मुझे लगता है कि दुनिया पे जरूर असर होगा। और मुझे आज इसका असर जो है इस पे दिखाई देता है, पर इसको हमें अब जमीन में उतारना है। इसमें कुछ और भी ट्रैक्स हैं, जो फाइनेंस ट्रैक जो है उससे भी कुछ निकलेगा, कुछ और भी हैं। और जो बड़ी मीटिंग जो सितंबर में होगी उसमें देखना होगा कि उसमें उस मीटिंग के दौरान क्या निकल। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।